हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग बेहतर होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत ज़ोरदार से चल रहा होगा। जो जिन लोगों ने पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं किए हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी हर किसी एग्ज़ाम का वैकेंसी निकल रहा है। ठीक है, हर किसी डिपार्टमेंट में। तो देखिए, यहाँ पर आज हम नाबार्ड के बारे में जानेंगे। तो नाबार्ड के अंदर जो कि आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का मतलब होता है, हाँ, जो इसके अंदर आपका जो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड है उसका वैकेंसी निकला है। ठीक है, क्या है उसमें से दो पोस्ट निकला है, एक आपका आरडीबीएस और एक राजभाषा। ठीक है, आरडीबीएस का मतलब होता है कि रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस के अंडर में आपका असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड है, और राजभाषा सर्विस दोनों में आपका वैकेंसी निकला है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारा कैंडिडेट अप्लाई तो कर देते हैं। ठीक है, उन लोग तो ध्यान से सुनते नहीं है, ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं, और जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है वहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो माइनर से भी माइनर गलती मत करना, क्योंकि बैंकिंग में जो भी एग्ज़ाम होता है यहाँ पर बहुत ही ध्यान से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, एक एक क्राइटेरिया को ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ पर हर किसी के बारे में बहुत ही डिटेल से डिस्क्राइब किया हूँ। ठीक है, और आप कैसे अप्लाई करेंगे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट जाके वहाँ पर से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो टाइम है ना, वो आपका 18 जुलाई से 7 अगस्त तक होगा। ठीक है, 18 जुलाई 2022 से 7 अगस्त 2022 तक इसका चलेगा, मतलब शुरू हो चुका है, और आपका 7 अगस्त तक इसका टाइम है। ठीक है, और इसका जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा फर्स्ट फेज का, वो आपका होगा 7 सितंबर 2022। ओके, तो यहाँ पर देखिए टेंटेटिवली मतलब क्या बोला है कि इन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी के अंदर हो जाना चाहिए, और नहीं तो इसका डेट अगर कोई दिक्कत होगा तो थोड़ा बाद में भी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है, नहीं तो आप मान के चलिए 7 सितंबर में ही आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, फिर देखिए क्या बोल रहा है, और मेन का जो एग्ज़ाम में डेट होगा, यहाँ पर 2 फेस होता है, प्रीलिमिनरी होता है और मेन होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर मेन एग्ज़ाम का डेट अभी तक इन्होंने अनाउंस नहीं किए हैं। सॉरी, यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए। हाँ, मेन देखिए यहाँ पर इन लोगों ने इसका डेट अभी तक अनाउंस नहीं किए हैं, बाद में अनाउंस कर देगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बोला था जो आपका एक आरडीबीएस और आपका राजभाषा दोनों पोस्ट है, दोनों ही आपका असिस्टेंट मैनेजर होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले आपका जो आरडीबीएस जो है, यहाँ पर देखिए जनरल पोस्ट है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, लैंड डेवलपमेंट, आपका प्लांटेशन या फिर हॉर्टिकल्चर, सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और साइंस, फाइनेंस, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, एग्री मार्केटिंग और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, टोटल आपका यहाँ पर देखिए जो 161 वैकेंसी यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है ना, जनरल कैटेगरी में टोटल आपका 80 वैकेंसी हो गया। ठीक है, जनरल कैटेगरी जो है यहाँ पर आपका कोई भी ग्रेजुएशन से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अदर्स जो भी यहाँ पर देखिए है वैकेंसी, यहाँ पर पार्टिकुलर देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, मतलब आपको एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर फिशरीज़ है, मतलब आपका फिशरीज़ में आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टिकुलर दिया गया है, अगर आपका कोई भी स्ट्रीम से आप बिलोंग्स करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा 80 वैकेंसी है। इसके बाद आता है राजभाषा। ठीक है, यहाँ पर भी असिस्टेंट मैनेजर के यहाँ पर देखिए राजभाषा, तो ये आपका सिर्फ होगा इंग्लिश और हिंदी। जिन लोगों ने इंग्लिश और हिंदी में ग्रेजुएट किए हैं उन लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम चल के जानेंगे इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन यहाँ पर आप सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर जो आपका जो आरडीबीएस में असिस्टेंट मैनेजर है वहाँ पर आपको 161 वैकेंसी है, और राजभाषा में आपका 7 वैकेंसी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी। ठीक है, जो कि आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर बोल रहा है। सबसे पहले देखिए जनरल के लिए देखिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, समझ में आया? तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो भी जनरल कैटेगरी है, मैंने मतलब जनरल जो पोस्ट है उसके लिए आपका कोई भी बैचलर डिग्री चलेगा। ठीक है, कोई भी किसी भी आप डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट किए हैं, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी आपका डिग्री होगा तो ग्रेजुएट डिग्री होंगे तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इसके लिए आपका देखिए एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में आपको यहाँ पर
ग्रेजुएट होना पड़ेगा। इसको मैंने आपको पहले भी बोला था। इसके लिए जो भी यहाँ पर स्पेशलाइज है, देखिए फिशरीज हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, लैंड डेवलपमेंट एंड सॉइल साइंस, तो इसके लिए अलग अलग यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और जनरल के लिए ऑल ओवर बैचलर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पर आपको थोड़ा पॉज करके इसका जो भी क्राइटेरिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसको आप थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। जिसका जो अगर आप देखिए, अगर आपका एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है और आप चाह रहे हैं कि हम जनरल में अप्लाई करें तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आपने फॉरेस्ट्री में आपका बैचलर डिग्री है, ठीक है, बैचलर डिग्री इन फॉरेस्ट्री, ठीक है, आपका जो डिग्री है वो आपका फॉरेस्ट्री में है, तो आप चाह रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर में अप्लाई करें, लेकिन आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपका अगर फॉरेस्ट्री का बैचलर डिग्री है तो आप अगर आइदर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉरेस्ट्री, और नहीं तो जनरल पर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो यही बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका प्लांटेशन है हॉर्टिकल्चर, इसके लिए भी देखिए सेम हॉर्टिकल्चर में आपको बैचलर डिग्री होना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है कि मिनिमम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, मतलब आपका जो फाइनल जो मार्कशीट है वो आपका 60% होना चाहिए। देखिए हर किसी में यहाँ पर सेम ही बोला है, देखिए 60%, यहाँ पर भी 60%, यहाँ पर भी 60%, सभी में 60% है। ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए है। जो SC ST OBC ऐसा कोई कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी, उन लोगों के लिए थोड़ा यहाँ पर छूट है, जो कि आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, ओके। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सिविल इंजीनियरिंग, आपको तो पता ही होगा सिविल इंजीनियरिंग में आपका बैचलर डिग्री होना पड़ेगा। हाँ, इसका मतलब बैचलर डिग्री यहाँ पर अगर आपने बीटेक किए हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, मतलब समझ में आया। देखिए सिविल इंजीनियरिंग बोल रहा है, ओके। एनवायरमेंटल साइंस एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, अगर आपने एनवायरमेंटल साइंस में मतलब आपका प्लेन ग्रेजुएट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपका बीटेक डिग्री है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनेंस हो गया, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट है और इसके लिए अलग अलग सब क्राइटेरिया है, ओके। तो ये सब आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ये आपको अगर तो नोट डाउन करना है तो इसको पॉज करके थोड़ा देख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया यहाँ पर देखिए। फिर आपका एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट, ओके। देखिए यहाँ पर भी बोल रहा है कि आपका 60% मार्क्स चाहिए डेवलपमेंट में मैनेजमेंट में यहाँ पर देखिए। फिर यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, यहाँ पर भी 60% मार्क्स, ओके। कंप्यूटर साइंस में भी 60% मार्क्स, सिंपल है, ओके। यहाँ पर और भी एक देखिए कंप्यूटर साइंस में बोल रहा है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर बैचलर डिग्री, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए राजभाषा। हाँ, राजभाषा मैंने पहले भी आपको बोला था, राजभाषा यहाँ पर दोनों में देखिए यहाँ पर बोल रहा है आइदर हिंदी और इंग्लिश, इसमें आपको बैचलर डिग्री होना पड़ेगा। देखिए बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट विद द मिनिमम 60% मार्क्स, ओके। समझ में आया क्या बोल रहा है। जो कि आपका ग्रेजुएशन होता है ना, जैसे कि पास कोर्स ग्रेजुएट हो गया, आपका सिंपल ग्रेजुएट हो गया, जो भी ग्रेजुएट होते हैं, तो उस हिसाब से बोल रहा है कि आपको इंग्लिश में ग्रेजुएट होना पड़ेगा या फिर आपको हिंदी में ग्रेजुएट होना पड़ेगा। समझ में आया। तो तभी आप यहाँ पर राजभाषा जो पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए राजभाषा, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। आप अदर्स कोई भी स्ट्रीम से यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर आपका मास्टर डिग्री भी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री इन हिंदी और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश, ओके। यहाँ पर दोनों लैंग्वेज दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश। अगर आप अदर्स कोई लैंग्वेज में आपका मास्टर डिग्री है या फिर बैचलर डिग्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पर आपका जो परसेंटेज जो मार्क्स होता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये आपका जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब ये वाला चेक किया जाएगा। अगर यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी नज़र आया तो डायरेक्ट रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर थोड़ा जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो इसको थोड़ा नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते इसको फॉर्म फिलअप करिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या होता है कि बहुत सारा यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज इंस्टीट्यूट में क्या बोलते हैं कि CGPA रहता है, OGPA रहता है, CPI रहता है, DGPA रहता है, ऐसा रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो अब आपको वहाँ पर परसेंटेज में बोलता है कि आप
जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। सपोज मान लीजिए आपका CGPA 6.75 है, ठीक है, आपने बैचलर डिग्री किए हैं और आपको यूनिवर्सिटी में जो भी फाइनल मार्कशीट मिला है वहाँ पर आपको CGPA दिया गया है कि आपका 6.75, ओके। तो 6.75 अगर आपका CGPA है तो इसके हिसाब से आपका क्लास हो जाएगा फर्स्ट क्लास और आपका परसेंटेज हो जाएगा 60%। वैसे एक फॉर्मूला है जो कि आपका यहाँ पर क्या होता है कि 6.75 जो जितना भी आपको मिला है, ठीक है, अगर आप मान के चलते आपको 6.75 मिला है तो इसमें से माइनस करके 0.75 यहाँ से घटाना पड़ता है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं 100% में, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आपका हो जाएगा 60%, ओके। या नेचुरल एक फार्मूला है, ये आपका 60% हो जाएगा। इसी हिसाब से यहाँ पर इसको पकड़ा गया है, ठीक है। तो आप मान के चलिए अगर आपका 60% आ रहा है तो आप यहाँ पर फर्स्ट क्लास, अगर 60% से नीचे आ रहा है मतलब मान के चलिए 55 से लेकर 60% के अंदर आ रहा है तो आपका सेकंड क्लास हो जाएगा। 50% से लेकर 54% के अंदर आ रहा है तो आपका वो भी सेकंड क्लास। अगर आपका 45% से लेकर 50% का अंदर है तो भी आपका सेकंड क्लास हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपका 45% से लेकर 59% तक आपको आ रहा है तो आपका सेकंड क्लास। 59% से ऊपर आपका अगर आपको स्कोर आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जब देंगे वहाँ पर, तब ये सब आपको डिवीज़न पूछेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर इतना डिस्क्राइब से डिटेल से बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए इसको फॉर्म फिलअप करिए, क्योंकि मेरे साथ भी एक बार हुआ था। मैं जब हुआ था एक बार हादसा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो गया था वहाँ पर मैंने क्या किया था, जो यहाँ पर 6.75 था ना, इसी को मैंने डायरेक्ट परसेंटेज कर दिया था, 67.5% कर दिया था मैंने, ठीक है। तो उस हिसाब से जब भी उन्होंने देखा था कि आप तो यहाँ पर गड़बड़ कर दिए, लेकिन देखिए 67.5% का मतलब क्या होता है 60%। तो अगर मैंने वहाँ पर 60% पुट किया होता तो मैं अगर वो जॉब मुझे आज मिल गया होता, ठीक है। इसलिए मुझे उस टाइम जॉब नहीं मिला था, तो ये मैंने थोड़ा गड़बड़ी कर दिया था वहाँ पर। तो देखिए इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए इस बारे में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। यहाँ पर एज क्राइटेरिया क्या मिलेगा, देखिए क्या बोल रहा है कि एज आपका होना चाहिए 21 से लेकर 30 ईयर्स, ओके। देखिए 18 साल नहीं बोला है, यहाँ पर बोल रहा है कि 21 से लेकर 30 ईयर्स, जो कि आपका 1/7/2022 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर आपको होना चाहिए। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ जो स्टार्टिंग है ना, वो आपका 2 जुलाई से लेकर 1992, ठीक है, 2/7/1992, इसके माने यहीं से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 1/7/1992 अगर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि 2/7 से शुरू होना चाहिए, 1992 2/7, ठीक है। जुलाई का सेकेंड जुलाई से अगर आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ शुरू हो रहा है तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। इसके अंदर देखिए अगर आप मान के चलिए यहाँ पर अगर आपका 1/7/1992 है तो आज के डेट में आपका उम्र 30 साल होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल 30 साल नहीं होगा, 30 साल से थोड़ा बढ़ जाएगा। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर आपका बर्थडे अगर मान के चलिए 1/7/1992 है तो अभी जो 2002 चल रहा है, इस महीने आपका 30 साल कंप्लीट हो गया, होके थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब 1-2 महीना ज़्यादा हो गया, तो उसी हिसाब से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 30 साल के अंदर होना चाहिए। 30 साल से अगर एक दिन भी ज़्यादा हो गया तो भी आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पर तो जनरल कैंडिडेट के लिए ये बात हो गया। और जो आपका क्या SC ST OBC है उन लोगों के लिए थोड़ा तो एज क्राइटेरिया माने जो एज रिलैक्सेशन मिलता है उन लोगों के लिए, ठीक है। देखिए PWD कैंडिडेट जो भी है, PWD कैंडिडेट उन लोगों के लिए 10 साल। आप लोग जनरल कैटेगरी हैं लेकिन आपका PWD कोटा है तो आप 10 साल छूट मिलेगा यहाँ पर। देखिए जो PWD कैटेगरी OBC से बिलोंग्स करते हैं उनके लिए 15 साल, जो PWD कैटेगरी SC ST है उनके लिए भी आपका 15 साल, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। जो कि PWD कैटेगरी OBC है उनके लिए 13 साल मिलेगा यहाँ पर, और जो PWD कैटेगरी SC ST है उनके लिए 15 साल मिलेगा। देखिए मान के चलिए यहाँ पर देखिए आप सिर्फ जनरल कैंडिडेट है तो आपका 30 साल, सिर्फ आपका 30 साल मिलेगा। अगर आप जनरल प्लस PWD कैटेगरी है तो आपको यहाँ पर 40 साल मिल जाएगा, और जो PWD प्लस SC ST है उनको यहाँ पर 45 साल मिल जाएगा। मान के चलिए आप एक 21 साल का एक लड़का भी जा रहा है एग्ज़ाम देने, और एक 45 ईयर्स का एक
अंकल भी जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, ठीक है, ये बात हो गया। फिर चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यही सब एज क्राइटेरिया है। फिर देखिए यहाँ पर, हाँ, जो आपका टेस्ट है, आपको तो मैंने पहले ही बोल दिया कि आपका एक प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा और एक मेन होगा, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी में देखिए यहाँ पर क्या क्या होगा, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इको एंड सोशो इशू विथ फोकस ऑन रूरल इंडिया, ठीक है। ये आपका एक अलग चैप्टर है। और यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फासिस ऑफ रूरल इंडिया। देखिए ये जो नाबार्ड कंपनी है ना, नाबार्ड मतलब आपका रूरल, देखिए रूरल जो बैंकिंग होता है उसी के ऊपर ये बैंक बेस्ड है। और आप जिस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं ये भी आपका रूरल बेस्ड ही बैंक है, तो इसीलिए आपको रूरल डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा, देखिए 40 क्वेश्चन भी है और 40 नंबर मार्क्स भी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहीं पर है। तो ये दो जो आपका है ना 7 और 8, ये दो चैप्टर को आपको बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए क्वालिफाइंग सेक्शन क्या बोल रहा है कि टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब यहाँ पर जो 1 से जो 5 तक है ना, यहाँ पर देखिए 1 से 5 ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है। मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। इसमें सिर्फ आपको जो 20 है ना, इसमें आपको 20 में सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा। सपोज मान के चलिए 20 में यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 10 है, मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ 10 लाना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ से मान के चलिए जनरल अवेयरनेस से जो 6, 7 और 8 पॉइंट है, यहाँ पर आपको मेरिट सेक्शन है, मतलब यहाँ पर आपको मेरिट के बेसिस से यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ओके, आप यहाँ पर क्वालिफाई कर गए और यहाँ पर मेरिट होगा। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर मान के चलिए यहाँ पर देखिए 40, 40, 80 और यहाँ पर 20, मतलब यहाँ पर 100 में अगर मान के चलिए यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स अगर 95 जा रहा है तो मेरिट के हिसाब से वही आपका कट ऑफ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर कितना है 20, 30, 50, 70, 90, 100, यहाँ पर भी 100 है। तो यहाँ पर देखिए 100 में अगर क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब यहाँ पर अगर 40 में अगर पास होगा तो यहाँ पर अगर आपने 40 अगर पा लिए तो आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे, ओके। लेकिन यहाँ पर अगर क्वालिफाई करना है इस सेक्शन में तो आपको यहाँ पर मेरिट लिस्ट है, मतलब यहाँ पर जितना कट ऑफ जाएगा उनमें से आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ओके। टोटल आपको यहाँ पर 120 मिनट मिलेगा, मतलब यहाँ पर 2 घंटा आपको मिलेगा। तो यही सब है इसका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस यही तक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है जी, अगर आपने प्रीलिमिनरी प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई कर दी उसके बाद आपका मेंस होगा। तो मेंस में देखिए क्या है कि आपका जनरल इंग्लिश क्या क्या रहेगा। देखिए यहाँ पर मेन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जर्नलिस्ट, मतलब देखिए पहला वाला जो पोस्ट था जनरल पोस्ट, उसके लिए यहाँ पर देखिए पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, ठीक है। पेपर 1 में आपका जनरल इंग्लिश आएगा और पेपर 2 में आपका ESI एंड ARD आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जितना भी सिलेबस है ना, इसको ध्यान से देखिए आप लोग, यहीं पर सब गड़बड़ी होता है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पर, क्या आपका सिलेबस है, कैसे आपका क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है, ओके। ये आपका जनरल वाला पोस्ट हो गया, इसको थोड़ा पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका जनरल वाला है, ये जनरल में ये आपका मेन पार्ट आपने पहले जो देखा था ना, ये वाला पार्ट आपका सभी के लिए सेम है। आप जो भी जिसमें भी अप्लाई कर रहे हैं सभी के लिए ये वाला पोस्ट माने ये वाला एग्ज़ाम सेम होगा। उसके बाद आएगा आपका यहाँ पर मेन के लिए देखिए पहले जर्नलिस्ट के लिए ये वाला पार्ट आएगा सिलेबस, ओके। फिर देखें यहाँ पर मेन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट मतलब क्या, देखिए आपका वहाँ पर एग्रीकल्चरल था, फिशरीज था, कंप्यूटर साइंस भी था, सिविल इंजीनियरिंग था, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि स्पेशलिस्ट। तो मतलब मान के चलिए जो आपका पेपर 1 है वो आपका जनरल इंग्लिश होगा और पेपर 2 में क्या होगा ना, स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर। मतलब अगर आपने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग किए हैं, अगर आपका बैचलर डिग्री एग्रीकल्चरल है तो स्पेसिफिक माने उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन आएगा, उसी स्ट्रीम के हिसाब से। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है तो पेपर 2 आपका सिविल इंजीनियरिंग बेस्ड होगा। अगर आपने कंप्यूटर साइंस किए हैं तो आपका सेकंड पेपर कंप्यूटर साइंस के ऊपर होगा, ठीक है। तो यही जो आपका पार्ट है ना, इसको ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना चाहिए, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपका जो राजभाषा है, ठीक है, राजभाषा अब आता है राजभाषा। उनमें देखिए पेपर 1 इंग्लिश, मतलब आपने देख लिया यहाँ पर आपका प्रीलिम्स सभी के लिए सेम। उसके बाद मेंस में होता है पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या बोल रहे हैं कि जनरल इंग्लिश जो कि सभी के लिए सेम है, और जो पार्ट 2 है वो आपका स्पेसिफिक है, ठीक है। अगर आपने देखिए यहाँ पर क्या बोला, अगर आपने जनरल में अप्लाई किए हैं तो आपका पार्ट 2 में होगा ESI एंड ARD।
अगर आपने किसी भी स्पेशलिस्ट एग्ज़ाम में पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो आपका जो स्पेसिफिक स्ट्रीम होगा उस हिसाब से पार्ट 2 का पेपर होगा। अगर आपने राजभाषा में अप्लाई किए हैं तो पेपर 2 आपका राजभाषा में आएगा, स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर। मतलब आपका अगर हिंदी में आपने बैचलर डिग्री किए हैं तो हिंदी का पेपर होगा, अगर आपने इंग्लिश में बैचलर डिग्री किए हैं तो इंग्लिश का पेपर होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका होगा आपका 50 मार्क का एक आपका इंटरव्यू, जो कि आपका सिर्फ राजभाषा के लिए है। ओके, जिन्होंने भी राजभाषा के लिए सॉरी ये आपका राजभाषा और RDBS दोनों के लिए है। सॉरी, मैंने इसको ध्यान में नहीं रखे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर RDBS मतलब 2 पोस्ट निकला था, असिस्टेंट मैनेजर, जो कि आपका RDBS एंड राजभाषा दोनों के लिए निकला है। तो दोनों में ही आपका इंटरव्यू होगा। मतलब आपका पहले हो गया प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, उसके बाद हो गया इंटरव्यू, जो कि आपका 50 मार्क का होगा। उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिलेबस देखिए आप अभी तो आपको पता चला कि क्या क्या किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कौन सा इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो आप यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर जो सिलेबस क्या है, जो आपका सिलेबस है जो राजभाषा के लिए, वो देखिए यहाँ पर पेपर 1 इंग्लिश में क्या क्या आएगा वो भी यहाँ पर देखिए, एसे, पेशी राइटिंग जो भी होता है यहाँ पर वो डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पर इसको पॉज करके देख लीजिए सिलेबस क्या है। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपका जो जनरल डिसिप्लिन से है, जो कि आपका ESI एंड ARD बोला था आपका पार्ट 2 में, तो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, ESI मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल इशू। तो इनमें देखिए क्या क्या इनमें से कवर किया गया है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा टोटल डिटेल्स में। ओके, इनमें से क्वेश्चन आएगा। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो आपका देखिए स्ट्रीम स्पेसिफाइक जो आपका बोला था ना पार्ट 2, मेंस में पार्ट 2 जो होता है, देखिए मेंस में पार्ट 1 जो है ना, पार्ट 1 में जो इंग्लिश है, इंग्लिश में ये सभी के लिए कॉमन है, ठीक है। ये पार्ट 1 सभी के लिए कॉमन है। फिर उसके बाद पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 में देखिए यहाँ पर जो आपका इकोनॉमिक्स जनरल जो कैटेगरी था, जनरल जो पोस्ट था, जनरल पोस्ट के लिए यहाँ पर देखिए ESI एंड ARD था, जनरल पोस्ट पार्ट 2। इसके बाद आता है आपका जो स्पेशलिस्ट पोस्ट है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग या फिर रूरल डेवलपमेंट बैचलर डिग्री, उसके लिए ये वाला सिलेबस है। फिर देखिए यहाँ पर फिशरीज़ के लिए देखिए फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट, जो भी है यहाँ पर देखिए डिटेल्स यहाँ पर पूरा सिलेबस है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट, मैंने आपको पहले भी बोला तो रूरल डेवलपमेंट के बारे में आपका प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आएगा। तो रूरल डेवलपमेंट का आपको कौन सा कवर मैंने स्टोरी पढ़ना है वो यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है। रूरल डेवलपमेंट के बारे में आपको यही सब आपको कवर करना है रूरल डेवलपमेंट के बारे में, इन्हीं में से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC एंड PWD कैंडिडेट। मतलब क्या होता है कि अभी यहाँ पर एक नया सिस्टम शुरू हुआ है, जो कि आपका जनरल कैटेगरी को छोड़ के जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है, जिस भी कैटेगरी, अगर PWD हो गया, SC ST OBC, आपका माइनॉरिटी, आपका जो भी कैटेगरी से आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, उन लोगों के लिए एक आपका प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग होता है, ठीक है। प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग जो कि आपका जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे ना, उसी टाइम आपको भरना पड़ेगा। ये आपका एग्ज़ाम से पहले बैंक के द्वारा आपको एक ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको ऐसे एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे मैंने आपको वहाँ पर थोड़ा गाइड किया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में के लिए कैसे प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसको इस ट्रेनिंग को अटेंड करें, तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे ना, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा, उसी टाइम वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है, उसको आपको टिक करना पड़ेगा, उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको ट्रेनिंग होगा, जो कि आपका 9 अगस्त 2020 के अंदर आपको भेजना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको यहाँ पर बोल रहा है कि ईमेल करना पड़ेगा। ईमेल इसमें जो देखिए यहाँ पर एक मेल आईडी दिया गया है, यहाँ पर ऑनलाइन फिलअप का ऑप्शन शायद नहीं है, इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि ईमेल करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर जो भी बैंक का एग्ज़ाम होता है ना, वहाँ पर एक ऑनलाइन का ऑप्शन रहता है, तो यहाँ पर तो ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं है शायद, तो इसीलिए यहाँ पर ईमेल करना भेजना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इस जो ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी में आपको ईमेल भेजना पड़ेगा। क्या भेजना पड़ेगा ना, एप्लीकेशन फॉर फ्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC
एप्लीकेंट कैंडिडेट फॉर असिस्टेंट मैनेजर इन AWS, ऐसा करके लिख के आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट लाइन है ना, जब भी आप ईमेल भेजते हैं वहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है। पहले तो आपको एड्रेस देना पड़ता है, एड्रेस में आप यहाँ पर इसी ईमेल आईडी को एड्रेस में देना पड़ेगा आपको। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, तो सब्जेक्ट में आपको इसको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि आपका नाम, आपका जो भी आईडी है, रोल नंबर है, उसको देके आपको वहाँ पर एक ईमेल भेजना पड़ेगा उनको, ठीक है। उसके बाद वो आपको उन लोग आप लोगों से कांटेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वहाँ पर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर ट्रेनिंग। देखिए यहाँ पर एक फॉर्म भी दिया गया है, ठीक है। कैसे आपको, वो तो आपको ईमेल तो भेजना ही पड़ेगा। देखिए पहले आपको ईमेल में आपको इस एड्रेस को देना पड़ेगा, इस वाला एड्रेस को, ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट में ये वाला लाइन लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट में। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, जो बॉडी में आपको लिखना पड़ेगा द चीफ जनरल मैनेजर नेशनल बैंक फॉर, ये सब आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आपको प्लेस डेट यहाँ पर देना पड़ेगा, कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन से डेट में अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर डियर सर लिख के यहाँ पर जो भी दिया गया है टोटल आपको यहाँ पर कॉपी करना पड़ेगा। टोटल जीन्स पूरा ये जो प्रोसेस है उसको पूरा कॉपी करके यहाँ पर आपका रोल नंबर जो देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर आपको रोल नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम, एड्रेस, आपका जो भी ईमेल आईडी है, आपका कौन से कास्ट से बिलोंग्स करते हैं, SC ST OBC PWD जो भी कास्ट है यहाँ पर देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। या इसके बाद आपका अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट और फिजिकल चैलेंज जो भी सर्टिफिकेट है उसको आपको अटेस्टेड करके स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, कि आप जो अप्लाई कर रहे हैं अगर ये जेन्युइन है। ये भी तो हो सकता है कि मैं जनरल हूँ और आप मैं SC हूँ ऐसे बोल के यहाँ पर एप्लीकेशन दे रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो भी सर्टिफिकेट है उसको आपको अटेस्टेड करके स्कैन करके रखना पड़ेगा। और जब भी आप मेल भेजेंगे तो इसी फॉर्मेट में आपको मेल भेजना पड़ेगा, ओके। तो चलिए, इसके बाद आपके पास एक मेल आएगा जो आपको बोलेगा कि इस डेट में आपका ट्रेनिंग है, आप आ जाइए, ओके। फिर देखिए यहाँ पर जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर होगा, ये लोग तो बहुत बार पूछते हैं कि कहाँ सेंटर होगा सर, कहाँ जाएंगे इसका। तो देखिए आप जहाँ जिस भी स्टेट और यूटी से बिलोंग्स करते हैं तो हर जगह में देखिए प्रीलिम्स का एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है। तो इसको थोड़ा पॉज करके देख लीजिए, ये बहुत सारा है, इसको तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर टोटल्स दिया गया है, आप लोग तो पढ़ सकते हैं, तो इसको थोड़ा कष्ट करके यहाँ पर पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। ये आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन सेंटर है, कौन सा स्टेट में, कौन सा यूटी में, कहाँ पर एग्जाम सेंटर होगा, यहीं पर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर गोवा देखिए, गोवा जो आपका ये है, गोवा में सिर्फ आपका पनाजी में प्रीलिम्स होगा। आप गोवा से कहीं से भी बिलोंग्स करते हैं आपको पनाजी में आके एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ओके। फिर देखिए यहाँ पर अदर स्टेट एंड यूटीज़ हो गया यहाँ पर, ठीक है। अदर स्टेट एंड यूटीज़, ये थोड़ा आपको पॉज करके देख लीजिएगा यहाँ पर, ओके, हो गया। नेक्स्ट देखिए मेन, वो तो आपको हो गया प्रीलिम्स। अभी मेंस में क्या होता है ना, एग्ज़ाम सेंटर बहुत कम हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पर कौन सा एग्ज़ाम सेंटर होगा, ये आपका देखिए यहाँ पर कोई स्टेट या यूटीज़ का नाम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सिटीज़ का नाम है। जैसे कि आपका अहमदाबाद, गांधीनगर हो गया, मतलब ये जो गुजरात है वहाँ पर, ओके। फिर देखिए यहाँ पर बेंगलोर बोल रहा है, मतलब जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं बेंगलोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कलकत्ता, मतलब जो भी वेस्ट बंगाल से बिलोंग्स करते हैं उसको कलकत्ता में आके में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो यही सब बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर प्रीलिम्स का मेंस का एग्ज़ाम सेंटर है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कितना फीस मिलेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर SC ST PWD जो कैटेगरी है इनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस नील है, लेकिन एक चार्ज लगता है, उसके सिर्फ 150 रुपया चार्ज लगेगा एक, ठीक है। तो आपको सिर्फ 150 रुपया पे करना पड़ेगा, मतलब जनरल को छोड़ के जो भी कास्ट है तो उनके लिए 150 रुपया पे करना पड़ेगा। और जो जनरल कैटेगरी है, ठीक है, जनरल कैटेगरी हो गया। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बात बोला है, देखिए यहाँ पर सिर्फ जनरल कैटेगरी नहीं है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोल रहा है SC ST एंड PWD। तो इसको छोड़ के कौन सा कैटेगरी रहता है, जनरल रहता है। जनरल कैटेगरी हो गया आपका EWS कैटेगरी रहेगा, EWS आपका हो गया। यहाँ पर OBC हो गया, OBC, ठीक है। इन सभी के लिए जो भी अदर्स, इनको छोड़ के जो भी कैटेगरी है उन सभी के लिए यहाँ पर 800 रुपया लगेगा एग्ज़ाम फीस, ओके। एग्ज़ाम फीस रहेगा 800 रुपया। और SC ST एंड PWD कैटेगरी के लिए आपका रहेगा 150 रुपया। यहाँ मान के चलिए आप जनरल कैटेगरी हैं लेकिन आप PWD है, इसका सर्टिफिकेट भी है आपके पास, तो आपको सिर्फ 150 रुपया देना पड़ेगा, ओके। अगर आप OBC है
लेकिन आपके पास PWD सर्टिफिकेट है PWD, तो आप यहाँ पर 150 रुपया देंगे। ओके, और जो स्टाफ है, जो नाबार्ड में जो स्टाफ है, उन लोगों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस नील है। ओके, उन लोगों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा। ओके, और यहाँ पर और एक बात, जो पे स्केल क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पे स्केल आपका हो जाएगा 28,150। ठीक है, आपका स्केल यही रहेगा। देखिए आपका स्केल यहाँ पर दिया गया है, टोटल इसी स्केल के ऊपर आपको मिलेगा। ओके, जो कि ग्रेड ए पोस्ट का स्केल है। देखिए ये आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्यूपाइड बैंक है, जो यहाँ पर बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट के तरह ही आपको यहाँ पर पे स्केल मिलेगा। ठीक है, मान के चलो बहुत ही अच्छा पे स्केल है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्या मिलता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से पहले यहाँ पर जो भी पॉइंट है इसको थोड़ा देख लीजिए क्या क्या पॉइंट है। पहले देखिए, सबसे पहले आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड ए हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये अभी हाल ही में नया नया शुरू हुआ है, जो कि आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है। ये भी आपको एक देखिए ऑन ए वाइट पेपर विद ब्लैक इंक, देखिए ब्लैक इंक, इसको थोड़ा नोट डाउन करिए। यहाँ पर एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जो कि आपका ब्लैक इंक से लिखना पड़ेगा और एक वाइट पेपर में। उसके बाद उसको स्कैन करके रखना पड़ेगा एप्लीकेशन से पहले। ठीक है, जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं उससे पहले आपको आपके पास फोटोग्राफ स्कैन होना चाहिए, सिग्नेचर स्कैन होना चाहिए, आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी स्कैन होना चाहिए, और आपका एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन वो भी स्कैन होना चाहिए। ओके, देखिए सिग्नेचर जो होगा वो ब्लैक इंक, ठीक है, सिग्नेचर आपका ब्लैक इंक में होना चाहिए, आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये भी ब्लैक इंक में होना चाहिए, और आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है ये आपका ब्लैक और ब्लू कोई भी इंक से आपको लेना पड़ेगा। इन सभी को आपको स्कैन करके रखना पड़ेगा। ओके, और देखिए यहाँ पर जो आपका हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है ना, देखिए यहाँ से ये वाला, देखिए यहाँ से कोटेड है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये पूरा देखिए यहाँ पर जो 4 नंबर पॉइंट है, यहाँ पर देखिए ये आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आई, यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका नाम देना पड़ेगा, XYZ जो भी आपका नाम है यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो भी है, देखिए नेम ऑफ द कैंडिडेट, इसको छोड़ दीजिएगा, ये वाला पार्ट नहीं होगा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर आपका सिर्फ नाम लिखना पड़ेगा, आई XYZ जो भी आपका नाम है लिखेंगे। उसके बाद होगा हेयर बाय डिक्लेयर दैट, समझ में आया। ओके, तो इसी को आपको लिख के यहाँ तक लिखना पड़ेगा, लिख के आपको यहाँ पर स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन करके इसको रखिए, जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसी टाइम इसको भरना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो फोटोग्राफ का साइज़ है, देखिए फोटोग्राफ आपका 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। ठीक है, 20 से 50 KB के अंदर फोटोग्राफ का साइज़ होना चाहिए। आपका जो सिग्नेचर हो गया, देखिए सिग्नेचर आपको मैंने पहले ही बोला था, सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन। सिग्नेचर जो है उसको यहाँ पर देखिए ये भी आपका 10 से 20 KB के अंदर, ठीक है, 10 से 20 KB के अंदर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। आपका 20 से 50 KB के अंदर थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। देखिए थंब इम्प्रेशन 20 से 50, आपका जो फोटोग्राफ वो भी 20 से 50, आपका जो सिग्नेचर है वो आपका होगा 10 से 20 के अंदर। ओके, और जो आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं ना, डिक्लेरेशन, ये भी आपका 20 से 50 के अंदर ही होना चाहिए। ओके, 20 से 50 के अंदर आपका डिक्लेरेशन होना चाहिए। ओके, तो बस यहीं तक था आपका, और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है, बस यहीं तक था आपका आज का सेशन, यहीं तक था। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर।